गुड गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की, क्या होती है इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो हम किसकी आज बात करने वाले हैं? इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस की बात करने वाले हैं। क्या होती है इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस जैसे कोई स्टेटमेंट या फिर कोई कमांड, इसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड वन इज एक्शन स्टेटमेंट। जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है वो फर्दर एक तरह की होती है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। और जो एक्शन स्टेटमेंट होती है वो तीन तरह की होती है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है। किसकी हम बात करने जा रहे हैं? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज की। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज की। क्या होती है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज? इस जिसमें वेरिएबल का, ऐसी लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल का जो टाइप है, वेरिएबल का जो टाइप है वो कंपाइल टाइम में डिसाइड हो। कंपाइल टाइम में डिसाइड हो, ऐसी लैंग्वेज को हम स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। और अभी हम बात करेंगे डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज की। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज की। ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो वेरिएबल का जो टाइप है, जो वेरिएबल का जो टाइप है वो रन टाइम में डिसाइड हो, रन टाइम में डिसाइड हो, उसे हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, तभी आज हम बात करेंगे बिल्ट-इन डेटा टाइप्स के बारे में। बिल्ट-इन डेटा टाइप्स जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तब किसकी बात करेंगे? डेटा टाइप्स के बारे में, जिसे बिल्ट इन डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहा जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में बात करें तो 5 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वाइड। ये हो गए अपने डेटा टाइप। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, डेटा टाइप। जो हमारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का जो पहला टाइप था, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। डेटा टाइप डिक्लेरेशन
इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे इंट a, b, कैर f, फ्लोट, टेम्प, डबल, d1। तो देखिए हम थोड़ा इसे ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि अगर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो होगा क्या। ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो उसे मेमोरी में 2 स्पेस रिजर्व हो जाएंगी। पहली स्पेस a वेरिएबल के डेटा को स्टोर करने के लिए, दूसरी स्पेस b वेरिएबल की। अगर ये इंस्ट्रक्शन चलती है तो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी f नाम के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। अगर फ्लोट नाम की ये चलती है तो मेमोरी में टेम्प नाम की एक जगह रिजर्व हो जाएगी, और ये चलेगी तो मेमोरी में एक d1 नाम की जगह रिजर्व हो जाएगी। इंट की मदद से बनने वाला हर वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी लेता है। कैर की मदद से बनने वाला हर वेरिएबल 1 बाइट की मेमोरी लेता है। फ्लोट की मदद से बनने वाला हर वेरिएबल 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, और डबल की मदद से बनने वाला हर वेरिएबल 8 बाइट्स की मेमोरी लेता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो इंटीजर होता है, इसमें इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होता है। इंट में इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होता है, और कैर में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होता है, और फ्लोट में रियल कांस्टेंट स्टोर होता है, और डबल में भी रियल कांस्टेंट स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हुई बात। हम अभी थोड़ा कुछ नोट पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। नोट, इसमें नोट में जो पहला नोट है वो है रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप की जो रेंज है वो होती है -32 768 प्लस 32 767 तक। और जो कैर डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो होती है -1282 प्लस 127। ओके, तो चलिए अब अगले चलते हैं। जैसा कि हमें पता चला कि जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, कोई नंबर्स है तो उसे हम बाइनरी में चेंज करना तो जानते हैं, लेकिन यदि बात किसी कैरेक्टर की आ जाए तो उसे हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या होता है, आस्की कोड सीन में आता है। आस्की कोड क्या होता है? आस्की का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसमें क्या है कि सभी जितने भी कैरेक्टर हैं उसको, इसमें टोटल 256 कैरेक्टर है। हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन ASCII? देयर आर टोटल 256 कैरेक्टर। ओके, सो इसमें सभी को अपनी अपनी कोड दी गई है। जैसे अभी हम यहाँ कुछ कोड्स की बात कर लेते हैं। जैसे इधर हम कैरेक्टर की बात करेंगे और यहाँ पे उनके कोड्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना गया है, जिसका जो कोड होता है वो होता है 32। यदि हम 0 की बात करें तो 0 का कोड होता है 48। यदि हम इसी तरह 1 का क्या हो जाएगा 49। इसी तरह 9 का क्या हो जाता है 57। इसी तरह कैपिटल ए का कोड है 65। इस तरह कैपिटल बी का क्या हो जाएगा
66। इसी तरह कैपिटल Z का क्या हो जाएगा 90। इसी तरह स्मॉल a का क्या होता है 97, ठीक है। इसी तरह स्मॉल b का क्या हो जाता है 98। इसी तरह स्मॉल z का क्या हो जाता है 122। ओके, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सी लैंग्वेज। ओके, इसे थोड़ा हम डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में, साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में बेहतर लगे, ठीक है। अभी हम फिर से टेक्स्ट लाते हैं और इसे हम वही अपने 20 साइज में लिखेंगे, ठीक। तो देखते हैं जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है। जो पहला पॉइंट है वो कहता है सी लैंग्वेज इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी कैसी लैंग्वेज है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमें पहले पॉइंट से पता चलता है। अब बात आती है कि भाई ब्लॉक होता क्या है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई, व्हाट इज ब्लॉक, क्या हो सकता है व्हाट इज ब्लॉक। तो हम देखेंगे कि भाई ब्लॉक होता क्या है। तो ब्लॉक ऐसा करके एक इन कॉमास होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, अभी हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो ब्लॉक मतलब काम क्या है इनका, इसके अंदर हम रखते क्या है, इसके बारे में बेसिकली हम जानना चाहते हैं। तो क्या होता है ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, चौथा पॉइंट हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होती है, क्या हम देखने वाले हैं व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ code which has some name for identification, we can reuse function code any number of times in our program। आई थिंक ये आपको कंफर्म हो गया होगा क्या होता है फंक्शन। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कुछ नाम होता है, उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन रीयूज दैट फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन आवर प्रोग्राम। ओके, अभी हम फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ ब्लॉक इन अ सी प्रोग्राम। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ ब्लॉक इन द सी प्रोग्राम। We can have any number of block
blocks in a C program. ओके, 6th पॉइंट की बात करते हैं. We can have block inside a block called inner block. We can have block inside a block. ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक हो सकता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे इनर ब्लॉक. ओके, अभी हम 7th पॉइंट की बात करेंगे कि जो आउटर मोस्ट ब्लॉक्स होता है वो हमेशा फंक्शंस होते हैं. क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ब्लॉक होते हैं, आउटर मोस्ट ब्लॉक्स आर यूजुअली फंक्शंस. आउटर मोस्ट ब्लॉक्स आर यूजुअली फंक्शंस. ठीक है, अभी हम 8th पॉइंट की बात करेंगे. इन अ सी प्रोग्राम, इन अ सी प्रोग्राम all function must have different names, but one function must have, but one function name must be मेन. ओके, सो सी प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन. ओके, बट किसी एक फंक्शन का नाम मेन होना कंपलसरी है. अभी हम 9th पॉइंट की बात करेंगे. इवन इन द स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम, इवन इन द स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम, it must have at least one function and its name must be main only. इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक सबसे छोटे प्रोग्राम में सी में भी फंक्शन होगा, चाहे एक ही फंक्शन हो, और उसका नाम क्या होगा, मेन होगा. ओके, वी कैन राइट. अभी हम 10th पॉइंट की बात करेंगे. क्या है 10th पॉइंट, वी कैन राइट एक्शन स्टेटमेंट ओनली इनसाइड अ फंक्शन, ओके. बट जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, कैन बी रिटन either inside a function, inside the function, or outside the function, ओके. अभी हम कुछ और 2-3 मेन पॉइंट उनके बारे में बात कर लेते हैं. जो पहला है, व्हेन variables declared inside a function, inside the function body, they are known as local variable. And when variables declared outside the function body, they are known as global variable. ओके, यदि वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर हो तो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और यदि वेरिएबल का डिक्लेयर फंक्शन के बाहर हो तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार और जल्दी रिपीट कर लेते हैं. ठीक है, तो जो पहला हमारा पॉइंट था
वो क्या था, सी लैंग्वेज इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, इसे अपन ब्लॉक कहते हैं। जो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक किसकी अपन बात कर रहे हैं, अपन ब्लॉक की। ओके, तो इसे अपन बोलते हैं ब्लॉक। ये जो है इसे हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, अभी हम बात करेंगे ब्लॉक जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, वी कैन रीयूज फंक्शन कोड एनी नंबर ऑफ टाइम इन आवर प्रोग्राम। ओके, तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको कंफर्म ही हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे एक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे एक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में, क्या होते हैं एक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे अभी हम पीछे भी पढ़ के आए कि एक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट वाले के बारे में देखेंगे। ये जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे पहला जो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। वो है प्रिंट एफ। क्या है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ कई लोग इसे कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा प्रिंट एफ एक कीवर्ड नहीं। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, व्हाट इज प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसका यूज क्या है, इसका यूज बेसिकली 2 पर्पस से हम करते हैं। टू प्रिंट टेक्स्ट मैसेज, टू प्रिंट टेक्स्ट मैसेज। ओके, और जो दूसरा है वो होता है टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इन 2 कामों के लिए हम printf फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख कर देखेंगे कि यदि हमें एक छोटा सा सेंटेंस जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, उसके लिए हम लिखने वाले हैं हैच इंक्लूड studio.h इंट मेन। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम प्रिंट एफ लिख देंगे। प्रिंट एफ और यहां पे अंदर लिख देंगे क्या, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यदि हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। यदि मुझे स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम ये प्रोग्राम चला देंगे। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक जो सी का प्रोग्राम होता है वो बेसिकली रन कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले हाउ टॉपिक हम क्या डाल देते हैं, हाउ सी प्रोग्राम
हाउ सी प्रोग्राम विल रन। स्टार्टिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एलसीएम निकाले, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये है हमारा एलसीएम डॉट सी, इसमें हमने प्रोग्राम लिखा है एलसीएम निकालने का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोर्स फाइल। हमें जैसा कि हम अपने पिछले चीज़ों में लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमने बताया था कि जो कंप्यूटर होता है उसको सी लैंग्वेज भी वास्तव में समझ में नहीं आती। सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम, जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्राम इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें यदि हम प्रोग्राम लिखते हैं, और उसमें प्रोग्राम लिखना नॉर्मली बहुत आसान होता है क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में हम प्रोग्राम लिखते हैं, और उस जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कुछ हमारे पास टूल्स हैं, उसकी भी अभी हम बात करेंगे, उन टूल्स की मदद से उसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी EXE फाइल में कन्वर्ट करना आसान होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल, ओके। और इसे डॉट सी फाइल भी बोलते हैं। जब हम ये प्रोग्राम लिखे उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर का काम आता है। क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस डॉट सी फाइल को डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, यानी डॉट ओ, जिसे हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिंकर का काम आता है। किसका काम आता है, लिंकर। लिंकर क्या करता है, लिंकर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लिंकर का काम क्या होता है, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लिंकर उन्हें लाके प्रोग्राम में ऐड कर देता है। क्या करता है लिंकर, ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लिंकर क्या करता है, इन लाइब्रेरी फाइल को लाके हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देता है। ऐड होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम बन जाता है EXE फाइल कन्वर्ट, EXE फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं डॉट EXE। इसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पुराने लेक्चर में कुछ और भी इसके बारे में देखा था, और ये जो पूरी बीच की जो प्रोसेस है सोर्स फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल्ड, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ओके। सो चलते हैं अगले, और अब हम यहाँ पे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंस, जैसे ये बैकस्लैश n, बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, खुद प्रिंट नहीं होते, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, न्यू लाइन। बैकस्लैश t का मतलब क्या होता है, टैब स्पेस। बैकस्लैश b क्या होता है, बैक स्पेस। बैकस्लैश r क्या होता है, कैरिएज रिटर्न। बैकस्लैश क्या होता है, टू प्रिंट बैकस्लैश, प्रिंट बैकस्लैश। बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा। बैकस्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बैकस्लैश ए क्या होता है, अलार्म और बीप के लिए यूज होता है, अलार्म और बीप के लिए यूज होता है, ओके। अब कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उसे हम प्रिंट एफ की मदद से देखेंगे कि हम उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस है हमारे पास, उसे हम प्रिंट एफ की मदद से देखेंगे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे a = 10 को हम कैसे प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ
a is 10, इसे कैसे प्रिंट करेंगे? a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, इसे कैसे प्रिंट करेंगे? सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, इसे कैसे प्रिंट करेंगे? ये सारा देखेंगे भाई, मजा आने वाला भाई। कोर्स छोड़ के आपको जाना नहीं कहीं पे, यहीं पे आपको सारा मजा आएगा, ठीक है। तो यदि मुझे a इक्वल्स टू 10 प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट f के अंदर क्या लिखने वाला हूँ? यहाँ मैं a इक्वल्स टू % d लिखने वाला हूँ, और %d की जगह मुझे a की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ प्रिंट f। और मुझे यदि इसका देखना है, इसमें हम प्रिंट f की जगह मैं लिखने वाला हूँ वैल्यू ऑफ a इज %d, और %d की जगह मैं a की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। और इसमें मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट f a इक्वल्स टू %d एंड b इक्वल्स टू %d। और पहले %d की जगह, पहले %d की जगह मैं a की वैल्यू प्रिंट करूंगा और अगले की जगह b की, ये हुआ। और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें हम लिखेंगे प्रिंट f सम ऑफ 10 एंड 20, नहीं ऐसा नहीं होगा, सम ऑफ %d एंड %d इज %d। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मजा आने वाला है भाई, ध्यान से देखिएगा। जो पहले %d की जगह है, हम उसमें किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? उसमें प्रिंट करेंगे a की वैल्यू, दूसरे वाले की जगह b की वैल्यू, और तीसरी वाले की जगह a प्लस b की वैल्यू हम प्रिंट करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं और हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनके बारे में देख लेते हैं। क्या होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर? ठीक है, किसके बारे में अपन अभी देखने वाले हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर उसे हम पहले आसानी से देखते हैं। जैसे ये पहला है %d। %d किसके लिए यूज होता है? इंट के लिए यूज होता है। %d किसके लिए यूज होता है? इंट के लिए यूज होता है। %c जो होता है वो होता है कैर के लिए यूज होता है। %f जो होता है ये फ्लोट के लिए यूज होता है। और %lf जो होता है ये होता है डबल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक हमारे पास है इनपुट, यूजर इनपुट लेने के लिए इनपुट इंस्ट्रक्शन है। इनपुट इंस्ट्रक्शन है, क्या नाम है? स्कैनएफ। इसे भी कई लोग कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन गाइस आप ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड नहीं है, ये क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन है, ओके। क्या है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये मुझे बात एग्जांपल्स की करी थी, इसे हम यूज कैसे करते हैं? स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ ए, इसे हम क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ, मतलब यूजर से एक वैल्यू लो और उसे एड्रेस ऑफ ए में भेज दो, ओके। अभी हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखेंगे। यदि हम किसी वैल्यू को हम यूजर से लें और उसकी वैल्यू हम प्रिंट करें, ठीक है, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। प्रोग्राम क्या है? टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ओके। ये हम प्रोग्राम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो ये जो पहला है ये क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा, हैच इंक्लूड stdio.h int main, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाएंगे इंट की मदद से। ठीक है, दो वेरिएबल बन गए। अब मुझे यूजर से वैल्यू एंटर करवानी, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि वैल्यू एंटर करनी है, उसको सपना थोड़ी ना आएगा। इसलिए हम उससे पहले एक प्रिंट एफ की मदद से उससे हम बोलेंगे कि भाई दो वेरिएबल की वैल्यू एंटर करो। तो हम प्रिंट एफ, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज करें, और हमने यूजर से बोला कि एंटर टू नंबर्स, तो यूजर ने दो नंबर एंटर करा। अब हम स्कैन एफ की मदद से उन नंबर्स को ए और बी में भेज देंगे। स्कैन एफ की मदद से हम उन नंबर को ए और बी में भेज देंगे। पहला जो है यूजर जब पहला एंटर करा उसे हम एड्रेस ऑफ ए में भेजेंगे, और जो दूसरा उसने एंटर करा उसे हम एड्रेस ऑफ बी में भेज देंगे। ठीक है, अब हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d एंड बी इक्वल्स टू %d। ओके, और पहले %a की जगह ए की वैल्यू, दूसरे %d की जगह बी की वैल्यू, और हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न 0, क्योंकि हम ऊपर हमने क्या यूज़ करा, इंट मेन, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इन आवर टुडेज लेक्चर, और आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।